नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 खड़ी बोली का आरंभिक गद्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खड़ी बोली का आरंभिक गद्य के किस प्रकार खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ और इसमें कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत हिंदी, हिंदवी, रेखता और खड़ी बोली कि किस प्रकार जो हिंदी का जो क्रम आया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो उससे हिंदी, हिंदवी, रेखता और खड़ी बोली, तो हम खड़ी बोली तक कहाँ तक कैसे किस प्रकार पहुँचे। तो खड़ी बोली का आरंभिक गद्य, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि खड़ी बोली का आरंभिक गद्य क्या है, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व गांव और नगर सामान्यतः अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां थीं। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, उससे पहले जो गांव की जो आवश्यकताएं थी वो उनके गांव में ही पूरी हो जाती थी। उनको शहरों की ओर नहीं जाना होता था और शहर अपने स्वतंत्र इकाई थे, उन्हें किसी और का सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, उनकी आवश्यकताएं वहीं पूर्ण होती थी, है ना। गांव संपूर्ण इकाई थी, मतलब उन्हें शहरों की ओर नहीं भागना पड़ता था वस्तुओं के लिए, क्योंकि अनाज उनके यहाँ पैदा होता था और वर्ण में जो विभाजित व्यक्ति थे वो उनके काम थे, तो सभी कार्य व्यक्ति के वहीं से पूर्ण हो जाते थे। उनके निवासियों को वस्तु विनिमय के लिए प्राय बाहर नहीं जाना पड़ता था, यानी जो गांव थे वो संपूर्ण थे, उन्हें बाहर नहीं जाना होता था। शहरों को भी अपनी सभी आवश्यकताओं की सामग्री अपने आसपास अपने शहरों में ही प्राप्त हो जाती थी। किंतु पुरानी अर्थव्यवस्था के टूटने और यातायात के नए साधनों के उपलब्ध होने पर लोगों को जीविका और वस्तु विनिमय के लिए बाहर जाना पड़ा। यातायात के साधनों का विकास हुआ तो व्यक्ति ने नया सोचा, गांव में जो अन्न पैदा हुआ उसे शहरों की ओर बेचने जाने लगा, शहर विदेशों की ओर जाने लगे। तो यातायात के जब साधन विकसित हुए, है ना, तो व्यक्ति को वस्तु विनिमय करने के लिए और जीविका के लिए उसे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस तरह देश धीरे धीरे आर्थिक एकसूत्रता में बनता चला गया। पारस्परिक संपर्क तथा भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्यतः भाषा होना जरूरी था। पारस्परिक संपर्क व्यक्ति जब करेगा और भावों के विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा का होना जरूरी था। गांव के लोग ग्रामीण भाषा का बोलते थे, है ना, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, गांव के लोग अपने उसी भाषा का प्रयोग करते थे जो जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। अगर व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा तो उसे वहाँ की भी भाषा आनी चाहिए। यह भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती थी। कौन सी हो सकती थी भाषा? हिंदी या हिंदुस्तानी। इसका तात्पर्य है यह नहीं कि नई अर्थव्यवस्था ने इस भाषा को जन्म दिया। नई अर्थव्यवस्था से यह भाषा नहीं आई। भाषा का जन्म इस प्रकार नहीं हुआ करता। कोई बुनियादी बोली अनेक ऐतिहासिक कारणों से विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। कोई जब बोली होती है तो जो कुछ कारण होते हैं उनसे वह धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। बहुत अधिक मात्रा में लोग उसे बोलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो बोली क्या भाषा का रूप धारण कर लेती है, वो भाषा बन जाती है। नई अर्थव्यवस्था ने दिल्ली मेरठ की बोली को संपर्क भाषा के रूप में विकसित होने में सहायता पहुंचाई। दिल्ली और यहाँ की बोली खड़ी बोली थी, तो लोग व्यापार करने के लिए, है ना, सभी सब सर्वप्रथम तो ये हुआ जो दिल्ली के निवासी थे, यहाँ पर जो आक्रमण हुए तो राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं में जो संगीतज्ञ और लेखक साहित्यकार रहा करते थे उनकी बोली खड़ी बोली थी। तो जब वहाँ से वो जब आक्रमण हुए तो अपनी जान बचाने के लिए वह जगह जगह भागे, कहीं और जाकर बस गए, तो अपने साथ अपनी बोली भाषा भी लेकर आए वो बोली। तो वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, तो धीरे धीरे उस खड़ी बोली का विकास होता चला गया। दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा जिसे अमीर खुसरो और अबुल फजल ने दहलवी कहा है, हिंदी ही है। अबुल फजल ने से क्या कहा है? दहलवी। प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो और अबुल फजल ने किस भाषा को दहलवी कहा है?
तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा को। वह भाषा हिंदी ही है। हिंदी, हिंदुवी, रेखता और खड़ी बोली, इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार क्या है, कौन सी भाषा है। हिंदी शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, इसके संबंध में सुनिश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। हिंदी का आरंभ कब से हुआ, यह इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इतना सच है कि हिंदी शब्द का प्रयोग पहल मुसलमानों ने ही किया। ईरानी सम्राट द्वारा अभिलेख में हिंदू शब्द भारत के लिए आया है। अत्यंत ऊ का लोप होने से हिंदू का हिंद हो गया। हिंद में ईरानी के विशेष बोधक प्रत्यय इक के जुड़ जाने से हिंदी हुआ। यानी ईरानी का जो प्रत्यय जुड़ गया, विशेष बोधक इक जुड़ जाने से वह हिंदी हुआ। क के लोप हो जाने पर हिंदी हो गया। क जुड़ गया तो हिंदी हो गया, और फिर क का लोप हो गया तो बाद में वो हिंदी ही हो गया। हिंदी का तात्पर्य भारत था। हिंदी का तात्पर्य था भारत। यहाँ की भाषा को जबान ए हिंदी कहा जाता रहा है। जबान ए हिंदी। नौशेरवा ने 579 ईस्वी के समय को बजरोया के पंचतंत्र का जो अनुवाद दिया है, उसकी भूमिका में जबान ए हिंदी से अनुदित किया बताया गया है। स्पष्ट है कि उस समय भी हिंदी का अभिप्राय भारत से ही था। हिंदी का जो अभिप्राय है वो भारत ही है। खुसरो की खालिक बारी अप्रामाणिक रचना है। खुसरो की खालिक बारी रचना है और ये अप्रामाणिक है। अन्य स्थलों पर हिंदी से उसका अभिप्राय भारतीय से है। भाषा के अर्थ में उसने हिंदवी पर हिंदुई का प्रयोग किया। तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदी कोई जनाब। हिंदी या हिंदवी का प्रयोग मध्य देश की भाषा के लिए किया गया। हिंदी भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली थी। किससे निकली थी? शौरसेनी अपभ्रंश से। भाषा उपनिषद, गोरा बादल की बात, रानी केतकी की कहानी की खड़ी बोली। रानी केतकी की जो कहानी है, उस कहानी की खड़ी बोली, कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली को उनके कर्ताओं ने हिंदवी कहा है। मध्य देश की भाषा को यहाँ के लोग भाषा कहते हैं। कबीर, जायसी, तुलसी, केशवदास आदि ने शब्द का प्रयोग किया है। हिंदवी और भाषा दोनों समानार्थक थे। हिंदवी का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया। किसने किया? विदेशी मुसलमानों ने। और भाषा का प्रयोग यहाँ के हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने। चंद्रबली पांडे ने हिंदवी को मुसलमानों की भाषा माना है। किसने माना है? चंद्रबली पांडे ने। उर्दू रहस्य पृष्ठ संख्या 40 से 48 पर यह प्रश्न केवल इसलिए हुआ है कि हिंदवी का भाषा के अर्थ में प्रयोग केवल मुसलमानों ने किया है। इसे हम आगे एक अध्ययन करेंगे। उर्दू रहस्य पृष्ठ एक पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है। हिंदवी भाषा के अर्थ में प्रयोग केवल मुसलमानों ने किया है, किंतु हिंदवी भाषा ही थी साहित्यिक भाषा। खुसरो ने अपने ग्रंथ नुहे शिपर में, जिनका खुसरो का ग्रंथ है, में उस समय की 11 भाषाओं का उल्लेख किया है जिनमें हिंदवी का नाम नहीं है, दहलवी का नाम है। यानी जो दहलवी दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा थी उसका नाम है, हिंदवी का नहीं। अनुमान लगाया जा सकता है कि दहलवी बोलचाल की भाषा थी और हिंदवी साहित्य की। जो दहलवी थी वो बोलचाल की थी और हिंदवी थी वो साहित्य की। अबुल फजल की आयने अकबरी में भी दहलवी का उल्लेख ही मिलता है। यह दहलवी ही दक्षिण में यह दहलवी ही दक्षिण में 15वीं शताब्दी ईस्वी दक्षिणी हिंदी के नाम से विख्यात थी। शाही मीरा जी ने
1475 ईस्वी में शाह बुरहानुद्दीन ने 1582 ईस्वी में मुल्ला वजही, 1635 ईस्वी आदि ने दहलवी को हिंदी जमा कहा है। इसी समय से हिंदी शब्द प्रयोग की अखंड परंपरा चलती है। सन 1773 1773 ईस्वी में सूफी कवि नूर मोहम्मद लिखता है, हिंदी मग पर पाँव न रख्यो, काजो बहुत हिंदी भाक्यो। लगता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शब्द हिंदुओं में भी प्रचलित हो गया। इसी शताब्दी में हिंदू मग पर पाँव न रख्यो यानी हिंदी भाषा नहीं है जो बोलने लायक है, और वो नूर मोहम्मद कहते हैं कि हिंदू मग पर पाँव रखियो यानी हिंदू के स्थानों पर पाँव न रखियो, और काजो बहुत हिंदी भाक्यो यानी क्या ऐसी विशेषता है इन हिंदी भाषा में कि जो मैं इस हिंदी भाषा का प्रयोग करूं। इसी शताब्दी में नासिक सौदा और मीर ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने अपने खतों में उर्दू हिंदी रेखता को कई स्थलों पर एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक गिल क्राइस्ट हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू और रेखता आदि को समानार्थी समझते हैं, यानी एक ही भाषा है, ये कुछ अलग नहीं है। इससे जाहिर है कि हिंदी उस भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा जो अरबी फारसी बहुल होती जा रही है। गिल क्राइस्ट के हिंदी व्याकरण का कवानीन सर्फ वे न हो हिंदी को इसके प्रमाण में पेश किया जा सकता है, किंतु अरबी फारसी प्रधान हिंदी जनता की भाषा कभी भी नहीं रही। 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में लिखा है, मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ। ये पंक्तियां हैं, पूछी भी जाती है। मैं हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और मुसलमानी आक्रमण के पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। इंपीरियल रिकॉर्ड जिल, ये इसका वो है। पश्चिमोत्तर प्रांत की यही भाषा धीरे धीरे हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदी शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के लिए किया जाता रहा है। कहाँ के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के लिए किया जाता रहा है, इसीलिए इस विशाल प्रदेश की भाषाओं को हिंदी कहा जाने लगा। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि का अंतर्भाव भी इसी में हो जाता है। ये सभी क्या है, भारतवर्ष की बोलियां हैं, तो सभी हिंदी के अंतर्गत ही आ जाती हैं, किंतु भाषा शास्त्रियों की दृष्टि में केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश और खड़ी बोली और ब्रजभाषा और उनकी बोलियां ही हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ग्रेसन ने राजस्थानी को गुजराती के अंतर्गत माना है, पर राजस्थानी की टूठाहाड़ी जी एक भाषा है, मेवाती गुजराती की अपेक्षा हिंदी के निकट है। मैथिली और भोजपुरी को भी हिंदी से अलग स्वतंत्र माने जाने लगा है। मैथिली और ये बोलियां हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर अवश्य है, किंतु ये हिंदी परिवार की ही भाषाएं हैं। उनका साहित्य हिंदी के ही अंतर्गत माना जाता है। पठन पाठन की दृष्टि से इन सभी भाषाओं के साहित्य को हिंदी ही माना जाता रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास में सभी का समावेश होता रहा है, किंतु आधुनिक युग में खड़ी बोली साहित्य की भाषा बनी है। क्या बनी है? आधुनिक युग में साहित्य की जो भाषा बनी है वो खड़ी बोली ही है। पद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा, खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी और मैथिली में रचनाएं होती रहीं। अब इनका अपना अलग साहित्य और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। वास्तविकता तो यह है कि परिनिष्ठित काव्य इन्हीं में लिखे गए हैं, पर गद्य का विकास खड़ी बोली में ही हुआ है। जो कुछ गद्य ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली में मिलता है वह अव्यवस्थित, लचर और कंठभूति अनुवाद है, यानी कंठ मतलब जो बोलते गए उसी तरह का वो अनुवाद है। इसीलिए जहां तक गद्य का संबंध है,
साहित्य के इतिहास में उसका कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक गद्य का संबंध है, साहित्य के इतिहास में उनका कोई स्थान नहीं है। अभी जो नया गद्य लिखा जाने लगा आधुनिक साहित्य, तो वो खड़ी बोली का ही गद्य है। खड़ी जो गद्य की परंपरा प्रारंभ हुई वो खड़ी बोली से ही हुई। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।